तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कौन सी सर्विसेज हमारी हैं जो एग्जम्प्ट है। तो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी हमने देखी थी, वो हमारी एग्जम्प्ट हो जाती है। जो हम चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करते हैं या रिलीजियस पर्पस के लिए था, तो इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट क्लास में देखा था, है ना। अब है हमारा नंबर 2, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। एंट्री नंबर 24 हमें बताती है कि जो हम लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग करते हैं राइस का, वो सब हमारा एग्जम्प्ट है। और 24A में है सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। 24B में सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ पल्सेस, फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स हैं। 54 है सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर द फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और other similar products or agriculture produce by way of agriculture operation directly related to production of any agriculture produce including cultivation, harvesting। मतलब मेन खेती के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जानवर, वो सब खेती का काम करते हैं, सप्लाई करते हैं फार्म लेबर की, आप प्रोसेसिंग करते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग इंक्लूडिंग टेंडिंग, कटिंग वगैरह होता है। मतलब सारी चीजें हमारी फार्मिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। रेंटिंग, लीजिंग ऑफ मशीनरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीनरी है, या आप वैकेंट लैंड रेंट पर देते हैं ताकि उस पर खेती की जा सके या इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सके। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। मतलब सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें आ गई हैं। 55 है कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animal except the rearing of horses for food, fiber, fuel वगैरह। तो अगर हम कोई और भी काम ऐसा कर रहे हैं जो प्लांट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन एनिमल्स को भी इस्तेमाल करने से रिलेटेड है, लेकिन हॉर्सेस को छोड़कर। सर्विसेज 55A में सर्विसेज बाय ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, तो वो भी है। अभी हम डिटेल में इस सब को एनालाइज कर लेते हैं। तो एनालिसिस में डिटेल में हम देख रहे हैं एंट्री नंबर 54, जो कहती है सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो ये बार बार हम यूज देख रहे हैं, यूज हो रहा है एंट्री नंबर 54 में। तो इसमें इंक्लूड है एक्टिविटी लाइक ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। अब क्या होता है कि तालाब बना करके उसमें मछली को पाला जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, फिर उनको बेचा जाता है। ऐसे ही आपको पता है जो हमारा सिल्क नाम का जो सिल्क क्लॉथ होता है, वो एक कीड़े से निकलता है सिल्क, है ना। तो जो कीड़ा होता है वो अपने से निकालता है वो सिल्क, उस सिल्क को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम उसको भी यूज करते हैं, सिल्क वर्म्स को, है ना। और इवन हम लोग फ्लावर्स की भी खेती करते हैं, और ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है ना। क्योंकि यहाँ लिखा है कि हम जो फूड के लिए भी हम खेती कर रहे हैं, केवल फूड नहीं, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या अदर प्रोडक्ट के लिए भी हम कर रहे हैं, वो सारा आ जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ
फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। तो मतलब या तो हम जमीन में पौधों में से कुछ निकाल रहे हैं या जानवरों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन हॉर्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और फॉर फूड मतलब मछली है खाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, है ना। अब मधुमक्खी होती है, उससे हम शहद का लेते हैं, तो वो भी खाने के काम आता है। या तो आप उसी को खा जाएंगे, या उसके थ्रू कोई चीज निकलेगा, उसे खाएंगे, पहनेंगे, यूज करेंगे, रॉ मटेरियल होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer, it does not alter its essential elements characteristics but makes it marketable for primary। मतलब अगर कोई ऐसा भी प्रोसेसिंग है जो जनरली किसानी करता है, तो उसे प्रोसेसिंग में नहीं आएगा अगर वो हम उसे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने लायक बना रहे हैं। और जनरली उसे किसानी करता है, जो उगा रहा है या बना रहा है वही करता है उसको। ये आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या तो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी जाती है उनके ऊपर, या अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है तो उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रहता है, बट मे मेक इट मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। अब जैसे हम फ्रूट में से जूस निकालते हैं तो वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कैरेक्टरिस्टिक ही खत्म कर दिया फ्रूट का, वो तो एक अलग ही हो गया, एक लिक्विड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। और वो हर कोई नहीं करता है, किसान जनरली वो सारे काम नहीं करते। Few instances of such processes are the process carried out at an agriculture farm including tending, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming वगैरह, ये सब चीजें हैं, है ना। तो let us examine what is exempt under 54 entry। तो ये कहता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो भी हम उसको काम कर रहे हैं, सुखाना, काटना, रखना, सब कुछ, है ना। तो ऑपरेशन विच डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जेम्प्ट। तो क्या क्या है? प्रोसेस विच ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर। तो यहाँ लिखा है इन व्यू ऑफ द सेम फॉलोइंग प्रोसेसेस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एंट्री। मतलब ये टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए पार्ट में लिखा है कि वहां पर ऑल्टर हो रहा है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। ऑल्टर नहीं होना चाहिए एग्जाम होने के लिए। फॉर इंस्टेंस पोटैटो चिप्स, अब आपने आलू के चिप्स बना दी या टोमेटो सॉस बना दी, तो वो अलग चीज हो गई, प्रोडक्ट ही अलग बना दिया आपने, है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो ये एसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही खत्म कर दिया आपने। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में वर्क में नहीं आएगा, और ये एंट्री नंबर 54 में एग्जाम नहीं होगा, बल्कि टैक्सेबल हो जाएगा जीएसटी में। अब हमने कहा था प्रोसेस जो एसेंशियल है प्राइमरी मार्केट के लिए, लेकिन अगर प्रोसेस होता है कोई रिटेल मार्केट में उसे बेचने लायक बनाने के लिए, तो जैसे ग्राइंडिंग या कुछ और हुआ, रिटेल पैक बनाया आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिटेल में बेचने के लिए, तो वो यहाँ पर कवर नहीं है। ओनली सच प्रोसेसेस आर कवर्ड इन दिस एंट्री जो हमारा प्राइमरी मार्केट में बेचने लायक बनाने के लिए होता है, पहली बार बिकने के लिए, ना कि रिटेल मार्केट में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये हमने पढ़ा था कि फार्म हाउस को, अगर फार्म लेबर को अगर आप सप्लाई करते हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। और रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी भी एग्जाम्प्ट है, और वैकेंट लैंड भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो यहां लिखा है मूलचंद हैज लीज्ड आउट टू ए फार्मर तुलसीदास ए वैकेंट लैंड for agriculture. The land has a greenhouse and a storage shed which are incidental to use of agriculture. Such service of leasing of vacant land with a greenhouse and storage shed which is incident to its use for agriculture is exempt.
एग्रीकल्चर के लिए काम हो रहा है उसमें। इवन दो हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज भी वहां पर लिखा था कि वो भी फ्री है। Said services are defined under the notification to mean the application of scientific research and knowledge to the agriculture practices through farmer education or training। तो ये भी फ्री है। तो इससे क्या है कि लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज उनके पास, फार्मर्स के पास आएगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उनके बार बार ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, कॉल सेंटर होते हैं अलग अलग टाइप के, और उनको काम कराया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी सर्विसेज भी है, जो कमेटी या बोर्ड सर्विसेज देता है कमीशन एजेंट, ताकि उसको बेचा जा सके, खरीदा। जैसे गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदना बेचना होता है, उसको स्टोरेज करना होता है, तो उसको कमीशन एजेंट वगैरह होते हैं, उन्हें कुछ कमीशन दिया जाता है। तो मार्केटिंग कमेटी वगैरह हैं तो वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड मीन्स बाय कमेटी और बोर्ड सेटअप अंडर ए स्टेट लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स फॉर such marketing committee or board have been set up in most of the state and provide a variety of support services for the marketing of agriculture produce by provision of facilities and like shed, water, light, electricity, grading facility, और मेजर करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक प्राइस डिसाइड कर रखा होता है गवर्नमेंट ने, उस प्राइस से कम में ना बिके ऐसा कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो फीस, लाइसेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं इनमें, वो सब एग्जेम्प्ट है। However, any service provided by such body which is not directly related to cultivation of plant and rearing of live वगैरह, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। रेंटिंग ऑफ शॉप से रिलेटेड है तो टैक्सेबल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं ये कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंट्री 54 में आइटम ई है जो एग्जाम करता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड ये सब फ्री है। Processed tea and coffee. Tea used for making the beverages such as black tea, green tea, white tea is a processed product made in tea factories after carrying out several processes such as drying, rolling, shaping, बहुत सारे काम इसमें होते हैं। Thus, green tea leaves and not tea is the agriculture produce eligible for exemption under NT 54। ठीक है, तो अगर ग्रीन टी वो वाली नहीं जो हमारे पास आ रही है प्रोसेस्ड है, वो जो बिल्कुल ग्रीन टी मतलब कि जो चाय की पत्तियां होती हैं उनके लिए एग्जेम्प्ट है। ऐसी कॉफी बीन्स, जो कॉफी के बीज होते हैं ना, वो उसके लिए है। उसके बाद उसको आप और आगे उसको कट कर रहे हो, उसको पाउडर में फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, वो सब चीजें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, वो हमारी आगे मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग हो जाती है। डायरेक्टली कॉफी को रखना, वो सब करना, उससे रिलेटेड वो एग्जाम्प्ट है। अब शुगर केन हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लेकिन हम शुगर केन से क्या बनाते हैं? बहुत सारी चीजें, शुगर बनाते हैं, हम गुड़ बनाते हैं, है ना। तो जो हमारा जैगरी है, गुड़ है, वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि उसने एसेंशियल उसका तो चेंज ही कर दिया ना, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। पल्सेस, पल्सेस जिसे हम दाल बोलते हैं, वो थोड़ा सा जो उगाया जाता है उसका ऊपर का कवर वगैरह हटाया जाता है, उसे दाल साबुत होती है, आधी आधे पार्ट में डिवाइड भी करी हुई होती है। तो दाल साबुत भी होती है, कटी छिली, बहुत सारी टाइप की। एक की दाल आती है, मूंग की दाल आती है, साबुत होती है।
हरे रंग की होती है, उसके ऊपर का छिलका हटाया जाता है, उसके दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो प्रोसेसेस होती हैं बहुत सारी, उसको तोड़ा भी जाता है। तो ये फार्मर नहीं करते, ये तो मिल मिल में होता है। तो ये पल्सेस जो हम उसका छिलका हटा रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। हाँ, जो पूरी की पूरी साबुत दाल है, वो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ठीक है ना? जैसे राजमा होता है, तो राजमा तो साबुत ही चलता है ना? तो वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही माना जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो प्रोसेस्ड टी हो गई, या कॉफी पाउडर हो गया, या दाल हो गई, गुड़ हो गया, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं होते हैं, उसके बाद तो उनको अलग से प्रोसेसिंग करके उसको करा जाता है। प्रोसेस्ड कैश्यू नट्स होते हैं, वो सब इनकी डेफिनेशन से बाहर होते हैं। और आउटसाइड का द एंट्री ऑफ 54, एंट्री नंबर 55, carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plant and rearing of all life form of animal except the horses for food, fiber, etc. are also exempt. तो लिखा है कि मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट. It is a process carried out after the process of cultivation is over and paddy has been harvested. Further processing of paddy into rice is not usually carried out by the cultivators but by the rice millers. तो क्या होता है, अब जैसे चावल उगा, तो उसके ऊपर एक छिलका होता है, उस छिलके को हटाया जाता है। वो कौन हटाता है? वो फार्मर्स नहीं हटाते, वो मिलर्स हटाते हैं। उस छिलके का भी ऑयल निकाला जाता है, राइस ब्रेन ऑयल होता है। वो छिलके से अलग से एक प्रोसेसिंग होती है, वो ऑयल होता है। तो वो जो ऑयल निकाला जा रहा है वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ लिखा मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस आल्सो चेंजेस इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयरफॉर मिलिंग of paddy into rice cannot be considered as an intermediate production processes. तो यहाँ पर लिखा है इस वजह से वो हमारा पैडी से राइस जो हम कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से देखा जाए तो मोर और लेस हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हर जगह से एग्जम्प्ट है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, हर जगह से लगभग वो फ्री है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एंट्री नंबर 24 में लिखा है सर्विस बाय ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। तो क्योंकि राइस हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इसलिए अलग से 24 में ये बोल दिया कि राइस को रख रखाव का सब कुछ हम उसमें कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो दालें हैं वो भी नहीं है, तो इसलिए 24B में उससे रिलेटेड अलग से है। तो मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है लेकिन उस पर थोड़ा बहुत काम हुआ, जैसे राइस हो गया या पल्सेस हो गए, तो वो सब के लिए 24 में स्टोरेज वगैरह के लिए अलग से उनके लिए लिख दिया। और कल्टीवेशन के लिए 54 है, लेकिन इनसे ये बाहर हो जाएंगी, जैसे चावल, गुड़ वगैरह हो गया, ये सब बाहर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में। तो एंट्री नंबर 66 है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। ए में लिखा है बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। Services provided to an educational institution by way of transportation of student, faculty and staff. Catering including
any midday meals scheme is sponsored by the central government, state government or union territory. Security or cleaning or housekeeping services performed in such educational institutions. Service relating to admission or conduct of examination, supply of online education. However, nothing contained in sub items first, second, and third of B shall apply to an educational institution other than an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent. Further, nothing contained in subitem fifth or part B shall apply to an institution providing service by way of preschool education and education up to secondary higher school or education as a part of approved vocational educational courses. तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, एजुकेशन एक बहुत ही फंडामेंटल नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस है। एजुकेशन को वैसे डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एक केस था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये बताया गया था कि ट्रेनिंग के लिए डेवलपिंग नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट बाय नॉर्मल स्कूलिंग, ये सब हमारा एजुकेशन होता है। Taxing the education sector has always been a sensitive issue as education is seen more as a social activity than a business one. तो देखिए, एग्रीकल्चर वर्क तो सारा एग्जाम्प्ट है, लेकिन एजुकेशन एग्जाम्प्ट नहीं और एजुकेशन टैक्सेबल है। ऐसी हेल्थ भी कुछ हद तक एग्जाम्प्ट है। तो एजुकेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्कूल वगैरह है वो जीएसटी के दायरे से लगभग ज्यादातर सब बाहरी है, ताकि अनड्यू प्रेशर और बर्डन ना पड़े। तो गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। Thus, to promote education, it would be beneficial if educational services are exempted from the tax. लेकिन एजुकेशन का भी कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। आप देखें, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एक रियलिटी है कि कमर्शियलाइज हो चुका है एजुकेशन सेक्टर। The distinction between core and ancillary education is blurring, and education is now an organized industry with huge revenues. The GST law tries to maintain a fine balance whereby core education service provided and specified service received by educational institutions are exempt and other services are taxable. The exemption from GST granted wide entry number 66 stated above can be discussed under two broad categories: output and input service of educational institutions. The discussion is succeeding paras fundamentally revolves around their two areas कि जो सर्विस ये दे रहे हैं और जो सर्विस ले रहे हैं। तो हम पहले बात करते हैं जो सर्विस ये दे रहे हैं, आउटपुट सर्विसेज। Services provided by an educational institution to its student, faculty and staff, and by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee are exempt from GST. Since exemption with respect to said service is available only when these services provided by educational institution, it is important to analyze the term educational institution first. कि what is educational institution? Educational institution means an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent.
प्री स्कूल होता है आजकल आप देखें नर्सरी क्लास से पहले प्ले वे वगैरह क्लास, प्री नर्सरी वगैरह होती हैं, वो सब प्री स्कूल एजुकेशन हो गया। और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी मतलब 12th, तो 12th तक मतलब प्ले वे से लेकर 12th तक सब आ गए इसमें। एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। तो जो भी कोई ऐसा है लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है वो भी सब आ जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दायरे में। और एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, तो ये सब आ जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। It is to be noted that only those institutions whose operation conform to the specifics given in the definition of the term educational institution would be treated as one entitled to avail exemption by the law. सब क्लोज सेकंड कहता था टर्म एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मींस द एजुकेशन डिलीवरी एज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम that has been prescribed for obtaining a qualification. Thus, in order to cover entry 66, the education service should be delivered as a part of curriculum. In view of some, it can be inferred that conduct of degree courses by college, university और institutions, तो ये covered हो जाएंगे. These courses lead to the grant of qualification recognized. Training given by private coaching institutions, तो ये cover नहीं होंगे क्योंकि ये अगर मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कोई सीए का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, वो तो ICAI ही देगा। तो मैं क्योंकि पार्ट नहीं हूं तो इसलिए मैं एग्जम्पशन के दायरे से बाहर हूं। एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ ए फॉरेन कंट्री, तो ये नहीं आएगा क्योंकि वो इंडियन लॉ के बारे में बातचीत हो रही है। धर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है एमपी में, वो पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम दे रहा है। All the courses including the distance learning postgraduate engineering program offered by DIT are recognized by the law. Since DIT imparts education as a part of the curriculum for obtaining a qualification, तो ये हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। An institution providing preschool education and education up to higher school or equivalent qualify as a educational institution. लिटिल वेज पब्लिक स्कूल एक स्कूल है तमिलनाडु में, इसकी दो ब्रांच है, प्री स्कूल और एक हायर सेकेंडरी। प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दायरे में आते हैं, तो ये दोनों ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जीएसटी नहीं लगेगा। सब क्लोज थर्ड कवर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेस। तो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज का मतलब क्या है? एक कोर्स रन बाय ITI, ITC affiliated by the National Council of Vocational Training or State Council for Vocational Training offering courses in designated trades notified under the Apprentice Act 1961। तो कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह में अप्रूव्ड है, उनके थ्रू नोटिफाइड है। ए मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय NCVT run by person registered with the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The modular employable scheme in the minimum skill set which is sufficient for the gainful employment or self-employment in the word of the work। तो स्किल वगैरह दे रहे हैं और आप मेनली है कि नोटिफाइड है, सर्टिफाइड है तो आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ लिखा है कला दृष्टि ITI Gorakhpur is engaged in providing skill development courses in other than designated trade notified under the Apprentice Act 1961। तो ये नोटिफाइड नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, तो इस पे GST लगेगा, ये अप्रूव्ड नहीं होने की वजह से। अप्रूव्ड होना जरूरी है, नोटिफाइड होना जरूरी है। In view of the above definition, some of the institutions providing educational services are examined as under। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IIT की। तो प्राइवेट ITIs qualify as a educational institution if the education provided by these ITIs, the industrial training institutions, vocational education जो है अप्रूव्ड होंगे तो वो हो जाएंगे क्वालिफाई। ठीक है, लेकिन वो नोटिफाइड अप्रेंटिस एक्ट के अंदर होने चाहिए तभी एग्जाम हो पाएगा। ठीक है ना, अगर वो नहीं है तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। एंट्रेंस भी होता ही है, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ फी, ये तो एग्जाम्प्ट है। तो अगर वो अप्रूव्ड है इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये भी फ्री हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स इन प्राइवेट ITIs GST इज पेबल। तो जो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, उस पर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ITIs की बात करें तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो ये हमारी पहले हम पढ़ चुके हैं एंट्री नंबर 6 में, ये फ्री होता है। ठीक है, तो ये फ्री हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर हैं तो वो तो एग्जाम्पशन ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा। सुपर माइंड से एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में ही नहीं आता, तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर वगैरह तो आएंगे ही नहीं, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो अगर हायर सेकेंडरी स्कूल है और वहां तक के लिए लिखा है तो बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 66 अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल डू नॉट सफर GST ऑन आउटपुट सर्विस एंड ऑल्सो एन स्पेसिफिक इनपुट सर्विसेज। अभी हम आगे पढ़ेंगे। However, some of the input services like repair, maintenance, etc. provided by private players to the educational institutions are subject to GST। तो अभी तो हम आउटपुट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इनपुट सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। आउटपुट सर्विसेज ऑफ हॉस्टल्स भी होते हैं, वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं। Provided by such educational institution which are providing preschool education and education up to the higher secondary school or equivalent or leading to a qualification recognized by law are fully exempt from the GST। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन फी चार्ज एज लोडिंग बोर्डिंग, ये हॉस्टल एकोमोडेशन पर GST नहीं लगेगा। बोर्डिंग स्कूल प्रोवाइड सर्विस ऑफ एजुकेशन और बाकी कुछ और भी सर्विस होती है, वहां बच्चे रहते भी हैं, खाना भी खाते हैं। तो ये कंपोजिट सप्लाई हो गई, एजुकेशन भी है, साथ में बोर्डिंग लॉजिंग भी है, जो इनसेपरेबल है ना। तो देयर टैक्सेबिलिटी विल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल लेड डाउन इन द सेक्शन 230 रेड विद द सेक्शन 8। तो वहां पर हमने पढ़ा था कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, तो ये तो हमारा कंपोजिट सप्लाई होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हमने डिस्कस कर रखा है।
तो कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका जीएसटी रेट लगता है और वो एग्जम्प्ट है। तो वो सेकेंडरी भी जो साथ में सर्विसेज होती हैं वो भी नेचुरली बंडल्ड होने की वजह से एग्जम्प्ट हो जानी चाहिए। Such services in case of boarding school are naturally bundled and supplied in ordinary course of business. तो bundle of service TTD हम क्या करेंगे? Principal supply, which means the supply which form the predominant element of such a bundle. In this case, since the predominant nature is determined by the service of education, the other service of providing residential dwelling will not be considered for the purpose of determining the taxability. तो वो भी फ्री हो जाएगा। हॉस्टल भी तो फ्री है, तो ये भी फ्री होने ही चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, तो हम वो बात कर चुके हैं कि अगर वो कॉलेज है रिकॉग्नाइज्ड है तो वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है। However, the question arises whether a course in the college lead to a dual qualification only, one of which is recognized as a law. Would service provided by the college by way of such education be covered by the exam notification? तो यहाँ लिखा provision of dual qualification is in the nature of two separate services, as the curriculum and the fee for such qualification are prescribed separately. Service in respect of each qualification को अलग अलग हम असेस करके देखेंगे। अगर कोई डुअल क्वालिफिकेशन मिल रही है आपको तो दोनों को अलग अलग देखा जाएगा कि दोनों ही क्वालिफाइड हैं, दोनों रिकॉग्नाइज्ड हैं, एक है एक नहीं है, तो जो नहीं है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आर्टिफिशियल बंडल हुआ है, क्लबिंग दोनों को किया है और एक ही चार्जेस हुआ है ना, और उनमें एक ही रिकॉग्नाइज्ड है, तो हम डिटरमाइंड ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई विच इज नॉट बंडल्ड इन ए ऑर्डिनरी कोर्स, तो ये मिक्स सप्लाई माना जाएगा। और मिक्स सप्लाई में जिसका ज्यादा रेट होता है वो टैक्सेबल होता है। एक फ्री है एक टैक्सेबल है तो दोनों ही टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है। However, incidental ancillary courses provided by way of hobby classes or extra curriculum activities in furtherance of overall well-being will be taxable, will be an example of naturally bundled course and therefore treated as a composite supply. तो नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। ठीक है। One relevant consideration in such cases will be the amount of the extra billing being done for the unrecognized component versus by the recognizing course. If extra billing is done, it may be a case of artificial bundling of two different supply not supplied together in ordinary course, तो हम इसे मिक्स सप्लाई मानेंगे। देखो ये कह रहे हैं, मान लिया आपने एक फीस ली, उसमें आप दो दो चीजें करा रहे हैं और अलग से फीस चार्ज नहीं कर रहे, तो नेचुरली बंडल्ड है। अलग से फीस चार्ज करके अलग से ले रहे हो तो कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो ये फिर तो आर्टिफिशियल बंडल हो गया। तो ये क्या रखा है, फिर जो ज्यादा रेट है वो लगेगा। आईआईएम से वो डिग्री देते हैं, डिप्लोमा वगैरह देते हैं, है ना। आईआईएम्स वगैरह हैं, एमबीए कराते हैं, तो इनका इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू जो डिग्री या डिप्लोमा है वो रिकॉग्नाइज तो है ही, तो ये आईआईएम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है ना। और ये सब एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है। IIMs also provide very short duration, short term program less than 1 year, जिसके लिए वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देते हैं, ना कि कोई डिग्री या डिप्लोमा देते हैं। और प्रोफेशनल वगैरह को देते हैं, तो ये क्या रखा है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं है लॉ से, तो ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है।
conduct of entrance exam by the authority board or body set up by central government or state government. तो any authority board or body set up by the central or state government for conduct of entrance exam shall be treated as an educational institution for the limited purpose of providing service by way of conduct exam, और वो फ्री हो जाएगा. ठीक है. Central and state education boards, it is important to know that central and state board education institutions माने जाएंगे, एग्जाम वगैरह होते हैं उसके लिए, है ना. इसके अलावा ये क्लैरिफाई किया गया कि वेरियस सर्विसेज आर सप्लाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम्स. इसमें एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, और तो यहाँ पर हमारी सर्विसेज जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन provides services of conducting entrance exam for admission to courses, जैसे डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड, प्रेस्क्राइब कोर्सेज एंड करिकुलम फॉर पीजी मेडिकल स्टडीज एग्जाम होते हैं डिग्री डिप्लोमा वगैरह के लिए. तो नॉर्मली ये सब कुछ चलता रहता है बोर्ड वगैरह के थ्रू, है ना. तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो माना ही गया है ना. ये पूरी दुनिया भर की कहानी बता दी. एग्जाम होगा, ये तो हम गवर्नमेंट वगैरह करा रही है तो एग्जाम तो ये हो ही जाएगा. तो जीएसटी एग्जाम है जो भी ये एग्जाम वगैरह करा रहे हैं, और कोई हमारी इनपुट सर्विसेज हैं जैसे एडमिशन वगैरह हो रहा है, ऑनलाइन टेस्टिंग वगैरह है, वो भी सब फ्री है. जीएसटी इज एप्लीकेबल टू अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय बोर्ड, नेमली प्रोवाइडिंग ये कह रखा है कि प्रोफेशनल, जैसे ये कह रखा है फी फॉर रजिस्ट्रेशन फी, फोरम मेडिकल ग्रांट एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देम रेस्पेक्टिव सर्विसेज. कुछ अलग से हैं जो इंक्लूड नहीं है, अलग से चार्जेस लेकर कुछ करा रहे हैं तो वो टैक्सेबल है. इसके अलावा कैंटीन और मेस वगैरह होती है, वहां पर फूड सप्लाई होती है. तो such facilities either run by the institutions or outsourced to the third person. खुद भी चलाती है कई बार ये, और दूसरों से भी चलवा लेते हैं. If the catering service is one of the service provided by an educational institution to its student faculty staff, तो ये educational institution ही है तो ये exempt है. लेकिन if the catering service provided by any other person other than the educational institution, तो इंस्टीट्यूशन ने आउटसोर्स किया है कैटरिंग सर्विस, कोई और बाहर से आकर काम करता है, तो इस पर तो जीएसटी लगेगा, तो इस पर आपका जीएसटी लग जाएगा. However, said service when provided to educational institution providing preschool education or up to the higher education, तो ये exempt है. मतलब कॉलेजेस वगैरह के लिए टैक्सेबल है. अगर कैंटीन होगी, प्री स्कूल या स्कूल में है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी. ठीक है. सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज एंड स्कूल, तो आंगनवाड़ी है, प्री स्कूल वगैरह है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है. ठीक है ना. लेकिन प्री स्कूल होने की वजह से आंगनवाड़ी भी प्री स्कूल की डेफिनेशन में आ जाती है. तो एनी कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल एग्जेम्प्ट है जीएसटी से. तो मिड डे मील भी एग्जेम्प्ट है. ठीक है. It is further clarified that services provided to an educational institution by way of serving of food is exempt from levy of GST. ठीक है. चाहे वो डोनेशन गवर्नमेंट से आ रही है, कॉर्पोरेट फंडिंग है, कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है. तो यहाँ लिखा है सर्विंग ऑफ फूड टू द आंगनवाड़ी शैल ऑल्सो बी कवर्ड बाय द सेड एग्जम्पशन, तो ये भी फ्री हो जाएगा.
एंट्रेंस फी लेते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और हम इशू करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कोई एडमिशन के लिए फीस ले रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम के लिए फीस ले रहे हैं तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा था कि ये कोई फैकल्टी स्टाफ वगैरह को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशन सर्विस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ को दे रहा है या एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा रहा है तो वो सब फ्री है। तो ये भी कहा जा सकता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को सर्विसेज देता है फ्री हो जाती है, ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह से रिलेटेड भी। तो एग्जाम एग्जाम्शन इज वाइड इनफ टू कवर द अमाउंट ऑफ फी चार्ज फॉर एडमिशन एंट्रेंस और अमाउंट एप्लीकेबल फॉर एंट्रेंस, तो ये सब हमारा फ्री हो जाएगा। Services supplied by an educational institution by way of issuance of migration certificate to the leaving or ex-student are also covered by the exemption, तो वो भी फ्री है, तो ये सब फ्री है। Fee charge from prospective employers. Educational institution such as IIT, IIMs charge a fee from prospective employers like corporate houses who come to the institution for recruiting candidates through campus interview. Such services shall also be liable to tax. तो ये तो हमारा कोई वो नहीं है कि एजुकेशन दे रहे हैं वो, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। Maritime training institutions and their training courses are approved by the Director General of Shipping, which are duly recognized under the Merchant Shipping Act. तो वो उसके थ्रू जो भी है रिकॉग्नाइज हुआ एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब बात हो रही है इनपुट सर्विसेज की। अभी तक हमने बात करी आउटपुट सर्विसेज की, अब हम बात करें इनपुट सर्विसेज। तो इनपुट सर्विसेज क्या है, जो ये सर्विसेज ले रहे हैं किसी और से। रिगार्डिंग इनपुट सर्विसेज इट मे बी नोटेड दैट वेयर आउटपुट सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मे नॉट बी एबल टू अवेल क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन द इनपुट साइड। आउटपुट तो एग्जेम्प्ट है, तो इनपुट दिया तो वो क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। The auxiliary education services is specified in item B of entry 66 only when exempted. The services which educational institutions ordinarily carry out themselves but may obtain an outsourced service from any other person. तो लिखा है however the said exemption comes with rider. Auxiliary service of first है transportation of student, faculty and staff. अब ये क्या होता है, ज्यादातर स्कूल बच्चों को छुड़वाने के लिए बाहर की किसी एजेंसी से बात करके बस वगैरह बाहर से अरेंज करते हैं, या कैटरिंग सर्विस हो गई इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स स्कीम, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आते हैं, क्लीनिंग हाउसकीपिंग होता है ना। तो ये लिखा है ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है ओनली इफ सच ऑक्सिलरी एजुकेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ एजुकेशन अप टू द हायर एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर, मतलब स्कूल वालों के लिए एग्जेम्प्ट है। Thus, if such services are provided to educational institution provided degree or higher education or institution providing approved vocational courses, तो ये exempt नहीं है, तो ये taxable है। तो मतलब स्कूल लेवल तक की एजुकेशन के लिए exempt कर दिया, बाद के लिए बड़े के लिए नहीं करा। Similarly, services of supply of online educational journal periodicals are exempt only if they are provided to an institution providing service by way of education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force. तो देखो ऑनलाइन जर्नल है, पीरियोडिकल्स है, तो बड़े कॉलेज वगैरह के लिए ही होगा ना। तो ये लिखा है ना, ये तभी होगा एग्जाम जब ये क्वालिफिकेशन लॉ वगैरह के थ्रू है, तो उसके
दायरे में आ रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं इन्हें। लिटिल मिलेनियम है, एक प्री स्कूल है और ऑनलाइन जर्नल है चाइल्ड डेवलपमेंट पर, एसेंशियल लर्निंग पर। सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन और पीरियोडिकल्स प्रोवाइडेड टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल आर नॉट एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये कॉलेज वगैरह के लिए एग्जेम्प्ट है। क्योंकि बच्चों में कहाँ क्या होगा इसमें। ट्रांसपोर्टर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट और फैकल्टी को स्कूल और घर से स्कूल वापस स्कूल में, हायर एजुकेशन स्कूल है तो स्कूल लेवल पर तो ये एग्जेम्प्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टी इज ए इंस्टीट्यूशन अप टू हायर एजुकेशन इज एग्जेम्प्ट। शिक्षा कॉलेज, कॉलेज है और ये डिग्री कोर्स देते हैं। इन्होंने एग्जाम करवाया नवंबर में और उसके लिए इन्होंने पेपर सेटिंग कराने के लिए किसी बाहर से पेपर सेट कराया, उसे ऑनोरेरियम दिया। एग्जामिनर बुलाए, पेपर सेट कराया, है ना। और प्रिंटिंग सर्विसेज भी, क्वेश्चन पेपर भी प्रिंट करवाया इन्होंने फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू एडमिशन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आर एग्जेम्प्ट। Therefore, service of paper setter and examination and printing services are exempt. तो वो तो exempt ही है। ज्ञानी पब्लिक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन्होंने सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए लिया है तो वो तो exempt है। अब मैं पूरा पढ़ूं या बताऊं तो ये तो exempt हो गया। School subsequently hired सुविधा सर्विस for providing security housekeeping service at school annual day function or in an auditorium outside the school campus। तो यहां पर स्कूल का ही तो एनुअल फंक्शन हो रहा है ना। तो विल बी टैक्सेबल ओनली द सिक्योरिटीज परफॉर्म विद इन द प्रीमाइसेस। तो ये क्या रखा है कि अगर स्कूल के अंदर हो रहा है तो सारा फ्री है, स्कूल के बाहर हो रहा है तो टैक्सेबल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, educational institution providing preschool education and education up to higher education, education providing education as a part of curriculum for obtaining recognized qualification, or educational institution providing education as a part of approved vocational qualification courses। तो exempt input services क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ इनके लिए exempt है, इनके लिए नहीं है ना। कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील्स ये भी इनके लिए एग्जाम्प्ट है। सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग सर्विसेज भी इनके लिए फ्री है। सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट एग्जामिनेशन भी इनके लिए फ्री है। कॉलेज की बात करें तो सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ्री है। साथ ही एक एक्स्ट्रा फ्री है, वो है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, और ये वोकेशनल के लिए केवल और केवल एडमिशन और एग्जामिनेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, जो सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये सबके लिए ही फ्री है। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग और सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग ये केवल और केवल प्राइमरी मतलब प्री स्कूल और 12th तक के लिए फ्री है। और एक है सप्लाई ऑफ जर्नल एंड पीरियोडिकल्स, ये केवल कॉलेज के लिए फ्री है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इनपुट सर्विसेज। और एग्जाम्प्ट आउटपुट सर्विसेज की बात करें तो वो तीनों ही टाइप के लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को और एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के लिए जो पैसा लिए सबके लिए फ्री है, कॉमन फ्री है। तो यहाँ तक हमने देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम हेल्थ केयर सर्विसेज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि बच्चे